नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। बुलंदशहर में आज एक बेटी हादसे का शिकार हो गई है। बड़ी बात यह है कि ये सड़क हादसा कोई मामूली सड़क हादसा नहीं था। बेटी को मनचले परेशान कर रहे थे और इसी दौरान ये सड़क हादसा हुआ जिसमें बेटी की मौत हो गई। अब खास बात यहां पर यह है कि बुलंदशहर के डीएम से लेकर एसपी इसे सड़क हादसा बताने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। वहीं होनहार छात्रा के जो परिजन है वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि मनचले छात्रा को परेशान कर रहे थे। छात्रा अपने चाचा के साथ अपने मामा के घर जा रही थी और इसी दरमियान ये हादसा हुआ। हालांकि एसपी और डीएम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया है ऐसी किसी भी संभावना से। पढ़ाई में होनहार सुदीक्षा भाटी ने 2 साल पहले ही इंटरमीडिएट की परीक्षा में बुलंदशहर जनपद टॉप किया था। स्कॉलरशिप मिली तो उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चली गई। मेहनत के बल पर एक शानदार करियर उनके सामने था, लेकिन कुछ मनचले लड़कों की छेड़खानी ने इस प्रतिभा को हमेशा के लिए भुजा दिया। दरअसल कोरोना संक्रमण काल में अपने घर लौटी सुदीक्षा अपने रिश्तेदार के पास जा रही थी। वह चाचा के साथ बाइक पर बैठी थी। रास्ते में ही बुलेट सवार कुछ शोहदों ने छेड़खानी शुरू कर दी। फ्लर्ट के दौरान आरोपी युवक बार बार बाइक को ओवरटेक कर रहे थे। उसी दौरान मनचलों से बचने के चक्कर में गाड़ी गिर गई और सुदीक्षा की मौके पर ही मौत हो गई। अब इस हादसे के बाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था निशाने पर आ गई है। विपक्षियों के लगातार ये बात कही जा रही है कि आखिर कानून व्यवस्था सुधर क्यों नहीं रही है, क्यों इस तरह के जो मनचले हैं उन्हें किसी बात का डर नहीं है। मनचले शोहदों के हौसले इस कदर बुलंद है कि बुलंदशहर में अमेरिका से स्वदेश लौटी होनहार छात्रा सुदीक्षा भाटी की छेड़खानी से बचने के दौरान सड़क हादसे में मौत हो गई है। वाकई में ये हादसा काफ़ी भयानक था। हालांकि जो गाड़ी चला रहे थे उनके चाचा कहे जा रहे हैं उनकी हालत ठीक है, लेकिन सुदीक्षा सर के बल सड़क पर गिरी और इस वजह से मौका वारदात पर ही सुदीक्षा की मौत हो गई। इस हादसे के बाद से ही लगातार जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो आक्रोशित हैं। परिजनों में खासा आक्रोश है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का ये हादसा है जहां एक दर्दनाक और अमानवीय घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया है। अमेरिका में 4 करोड़ की स्कॉलरशिप लेकर पढ़ाई कर रही मेधावी छात्रा मनचलों की बदनीयती और छेड़खानी का शिकार हो गई है। इस घटना से पूरे देश में लोग आक्रोशित हैं। 4 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप हासिल करने वाली युवती की उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में छेड़खानी से बचने के दौरान सड़क हादसे में मौत हो गई। आपको बता दें कि एक बुलेट सवार युवक स्कूटी पर जा रही युवती से छेड़छाड़ कर रहा था। मृतक लड़की के घर वालों का आरोप है कि बुलेट सवार युवक बार बार स्कूटी को ओवरटेक कर रहा था। इसके बाद बुलेट सवार युवक ने आगे आकर अचानक ब्रेक मारा, फिर स्कूटी को ब्रेक मारने के चक्कर में लड़की और उसके चाचा सड़क पर गिर गए। हादसे में सुदीक्षा भाटी की मौत हो गई है। बता दें कि सड़क हादसे का शिकार होने वाली बेटी को वापस अमेरिका 20 अगस्त को ही जाना था, लेकिन उसके सभी अपने मिट्टी में मिल गए। गौरतलब है कि गौतम बुद्ध नगर में दादरी तहसील के डेरी स्कैनर की रहने वाली ये लड़की अपने मामा से मिलने के लिए अपने चाचा के साथ सिकंदराबाद जा रही थी। तभी उसके साथ छेड़छाड़ हुई और सड़क पर भीषण हादसा हुआ है और इस हादसे में बेटी ने अपनी जान गंवा दी है। हालांकि इस समय सियासत चरम पर है। लगातार सपा बसपा के जो नेता हैं वो सरकार पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन डीएम और एसपी का इस मामले में कुछ और ही कहना है। उनके हिसाब से ये एक सड़क हादसा ही था और साथ ही ये दावा किया जा रहा है कि जो सुदीक्षा है वो अपने चाचा के साथ नहीं अपने भाई के साथ जा रही थी जो कि नाबालिग था और स्कूटी का संतुलन बिगड़ा, इस वजह से ये सड़क हादसा हुआ है। तो ये दर्दनाक सड़क हादसा बुलंदशहर में हुआ है और इसके बाद से ही प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं कि आखिर बेटियों की सुरक्षा क्या भगवान भरोसे है प्रदेश में? आखिर क्यों सरकार प्रदेश की बेटियों को सुरक्षा मुहैया नहीं करवा पा रही है? आखिर क्यों कानून व्यवस्था का इन बदमाशों में भय नहीं है? तमाम सवाल इस हादसे के बाद से एक बार फिर खड़े हो गए हैं, जिंदा हो गए हैं। देखने वाली बात तो ये है कि इन सवालों का जवाब क्या दिया जाता है। कहीं हर बार की तरह इस बार भी तो नहीं इन सवालों की अनदेखी कर दी जाती है। तमाम इन सवालों का जवाब हमारे आज के इस मुद्दे में जानने की कोशिश करेंगे, बहस भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए आप। आज फिर देश ने खो दी एक होनहार बेटी। यूपी की सड़क एक निर्दोष के खून से हुई लाल। बेटी की मौत के बाद बिखर गया एक परिवार का सपना।
मनचलों ने मार डाला देश की बेटी को। अमेरिका में 4 करोड़ रुपए की स्कॉलर लेकर यूपी का ही नहीं बल्कि देश का भी नाम रोशन करने वाली सुदीक्षा भाटी सड़क हादसे का शिकार हो गई। परिवार के लोगों की माने तो वह अपने चाचा के साथ बाइक पर घर लौट रही थी। बुलंदशहर में कुछ मनचले लड़के उसे छेड़ रहे थे। उनसे बचने के लिए जैसे ही चाचा ने ब्रेक मारा, उनकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें सुदीक्षा भाटी की जान चली गई। वहीं चाचा का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बेहद साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाली सुदीक्षा भाटी ने 2 साल पहले जब 4 करोड़ रुपए की स्कॉलर हासिल की तो किसी ने सोचा तक नहीं था कि उसका इतना दर्दनाक अंत होगा। मामा के घर जा रही थी सुदीक्षा अपने चाचा निगम भाटी के साथ बाइक पर मामा के घर माधवगढ़ जा रही थी। वे बुलंदशहर गढ़ हाईवे स्थित चरौरा मुस्तफाबाद गांव के मोड़ के पास पहुंचे। यहां उनकी बाइक की बुलेट सवार से टक्कर हो गई। हादसे में 17 साल की सुदीक्षा की मौके पर ही मौत हो गई। निगम गंभीर रूप से घायल हो गए। बुलेट सवार फरार हो गए। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और उसने निगम को अस्पताल में भर्ती कराया। छात्रा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। सुदीक्षा के परिवार का आरोप है कि बुलेट सवार युवक बार बार स्कूटी को ओवरटेक कर रहा था। उसने स्कूटी के सामने आकर अचानक ब्रेक मारा। इससे निगम ने स्कूटी पर कंट्रोल खो दिया। हम यहाँ से बच्चे को वो लेने जा रहे थे, हम कॉलेज से उसके टीसी लेने के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में बीच में हम जाते तरफ तो हमने बुलंदशहर पार करा तो चौराया सब कोई गांव है ऐसे ही। उसके पास से बाइक एक बुलेट थी, उस बुलेट ने कई बार हमको ओवरटेक करा, फिर ऐसे घुमाया इधर उधर को घुमाया। हमने फॉरवर्ड धीमी कर ली, स्टड से मारने लगा। वो स्टड मारने के बाद में हमने धीमी करी अपनी बाइक, फिर भी उसने और आगे से जाकर फिर एकदम हमारे आगे एकदम ब्रेक मार दी। ब्रेक मारने के बाद में भी हमारी बाइक एकदम कंट्रोल पे हो, उसमें ज़्यादा सीधी टक्कर लगी। सीधी टक्कर लगते ही मैं ऐसे ही गिर गया हूँ और मेरी भतीजी पीछे गिरी उस सर्स के उससे, और मैं पहचान नहीं पाया। ऐसा बुलेट थी केवल उसमें, और वो हो गया तो उस पर जाट लिखा हुआ था, वो वहाँ से चला गया है। मैं थोड़ा सा उसमें हो गया, एकदम होश हवास से मैं खो चुका हूँ। ओवरटाइम कई बार करा उसने। हाँ वो करा था उसने। तो ऐसा वहीं इस पूरे घटनाक्रम को एसपी अतुल श्रीवास्तव महज एक सड़क हादसा बता रहे हैं। उन्होंने मनचलों द्वारा छेड़खानी करने का कहीं कोई जिक्र ही नहीं किया। सुदीक्षा नाम की एक लड़की अपने चाचा के साथ अपने मामा के गांव जा रही थी। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। एक बुलेट मोटरसाइकिल से उसके मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई और जिसमें सुदीक्षा की दर्दनाक परिस्थितियों में मौत हो गई। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जो मोटरसाइकिल वाला था जिससे एक्सीडेंट हुआ है उसकी तलाश की जा रही है, विवेचना की जा रही है। सर, ये काफ़ी मेधावी छात्रा भी भारत सरकार की स्कॉलर पे अमेरिका में पढ़ रही थी, ऐसी भी जानकारी है? नहीं, भारत सरकार की नहीं, ऐसा बताया गया है परिजनों द्वारा कि TCS अथवा HCL किसी कंपनी के द्वारा इसको स्कॉलरशिप प्रदान की गई थी और ये USA में पढ़ाई कर रही थी, ऐसा परिवार वालों का कहना है। विस्तृत जांच की जा रही है। इस मामले पर अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो गई हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जहां घटना की निंदा करते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, वहीं सपा नेता अनुराग भदौरिया ने सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर तंज कसा। उत्तर प्रदेश की सरकार तो बड़े बड़े दावे कर रही है, हम तो अपराधी को एनकाउंटर कर रहे हैं। कौन से अपराधी को एनकाउंटर कर रहे हैं आप? आपकी पुलिस का और उत्तर प्रदेश की सरकार का इकबाल खत्म हो चुका अपराधियों के ऊपर में। अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। बुलंदशहर की लड़की बेचारी बच्ची जो यहाँ स्कॉलरशिप लेके अमेरिका तक पहुंची, गरीब घर की बच्ची, और अमेरिका से वापस आती है बुलंदशहर अपने गांव घर, तो उसको छेड़खानी का शिकार होना पड़ता है और एक्सीडेंट में उसकी हॉस्पिटल ले जा पहुंचने पर उसकी मौत हो जाती है। ये आपकी कानून व्यवस्था है? ये अपराधियों पे आपका लगाम है? अपराधी जान चुके हैं कि उत्तर प्रदेश की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाति धर्म की राजनीति में व्यस्त है। उसके पास फुर्सत नहीं है कि अपराधियों पे कंट्रोल करे। पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है, सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है अपराधियों के ऊपर में। इसलिए अपराधी लगातार महिलाओं पे अत्याचार करते चले जा रहे हैं और सरकार को सिर्फ निंदा करना आ रहा है। सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है क्योंकि अपराधियों के अंदर में पूरी तरह बैठ चुका है कि सरकार
हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि सरकार सुबह से लेकर शाम तक अगर किसी में व्यस्त है तो जाति धर्म की राजनीति में व्यस्त है, ना कि जनता की समस्या का समाधान करने में। मृत छात्रा सुदीक्षा भाटी के पिता जितेंद्र भाटी धूम मानिकपुर गांव में ही चाय की दुकान लगाते हैं। परिवार की आर्थिक हालत ने कई बार सुदीक्षा की हिम्मत तोड़ी, लेकिन जज्बा बरकरार रहा। यही वजह थी कि सुदीक्षा ने अपनी प्रतिभा के बल पर 24 अन्य भारतीय छात्रों सहित स्कॉलरशिप हासिल की। बहरहाल बेटी के जाने के बाद माता पिता दोनों अंदर से टूट गए हैं। उन्होंने कैसे कैसे अरमान सजाए थे सुदीक्षा के लिए, एक ही पल में सब चकनाचूर हो गए। आखिर किसे पता था कि लॉकडाउन के कारण घर आई बेटी कभी दोबारा फिर से अमेरिका पढ़ाई के लिए वापस ही नहीं जा पाएगी। अब सोचना और समझना ये है कि इस हादसे के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। ANB न्यूज के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। वाकई में सोचना और समझना काफी जरूरी है कि इस हादसे के लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है। क्या वाकई में ये एक महज सड़क हादसा ही था? डीएम क्या कुछ कह रहे हैं? आपको बता दें कि बुलंदशहर के जो डीएम है रविंद्र कुमार, उन्होंने इसे वाकई में एक महज सड़क हादसा ही बताया है। इसके अलावा उन्होंने और भी कई तथ्य सामने रखे हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, कल सुबह सुदीक्षा जी अपने भाई निगम भाटी के साथ अपने घर गौतम बुद्ध नगर के दादरी से अपने मामा जी के यहाँ, जो कि बुलंदशहर के खानपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ जा रही थी। बाइक से जा रही थी। औरंगाबाद से 3 किलोमीटर पहले उनका बाइक ट्रैफिक के कारण, उनके आगे कुछ व्यक्ति जा रहे थे, उन्होंने ब्रेक मारा और ब्रेक मारने के कारण इनका बाइक उनके बाइक से टकरा गया। चोट लगी। इनको स्थानीय प्रशासन ने सूचना मिलने पर तुरंत CHC औरंगाबाद में भर्ती करवाया। इसमें कतिपय सूत्रों द्वारा ये बताया जा रहा है कि उनके चाचा बाइक चला रहे थे, जो कि सर्वथा गलत है। इनके भाई का वीडियो स्टेटमेंट देखा गया है और अभी अभी औरंगाबाद के सुभाष सिंह जो इंस्पेक्टर हैं, जो इनके मामा जी के यहाँ गए थे, इनके मामा जी ने भी यही बताया है कि इनके भाई थे साथ में, चाचा नहीं थे। तो ये गलत खबर फैलाना। देखिए, छेड़छाड़ की बात जहाँ पर तक आप लोग पूछ रहे हैं, इसके बारे में इंक्वायरी की जा रही है। अभी तक ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है। तो छेड़छाड़ के आरोपों पर अभी किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही है। ना ही डीएम इस पर कुछ बोलने को तैयार है और ना ही वहां के एसपी सिटी ने इस मामले पर कुछ कहने के लिए रजामंदी जताई है। लेकिन ये बार बार कहा जा रहा है कि ये एक महज सड़क हादसा ही था। और जैसा कि डीएम की बाइट आपने सुनी, उन्होंने तो अलग ही जानकारी दी है। उनका कहना है कि बाइक चाचा चला ही नहीं रहे थे, बाइक सुदीक्षा का भाई चला रहा था, जो कि नाबालिग है। तमाम उन्होंने जानकारी सामने रखी। साथ ही उन्होंने जितने भी परिजनों ने आरोप लगाए हैं, उन तमाम आरोपों को गलत ठहराया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बुलंदशहर से हमारे संवाददाता संजीव भटनागर इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संजीव, मैं पूरी जानकारी आपसे चाहूंगी। बुलंदशहर में जो ये हादसा हुआ है, एक बेटी की दर्दनाक मौत हो गई, क्या कुछ कारण रहा? और जिस तरह से परिजन आरोप लगा रहे हैं छेड़छाड़ का, लेकिन जो डीएम और एसपी हैं वो कोई और ही जानकारी दे रहे हैं। संजीव से हमारा संपर्क टूट गया, हम फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो पढ़ाई में होनहार सुदीक्षा भाटी ने 2 साल पहले ही इंटरमीडिएट की परीक्षा में बुलंदशहर जनपद टॉप किया था। स्कॉलरशिप मिली तो उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चली गई। मेहनत के बल पर एक शानदार करियर उनके सामने था, लेकिन कुछ मनचले लड़कों की छेड़खानी ने इस प्रतिभा को हमेशा के लिए भुजा कर रख दिया है। दरअसल कोरोना संक्रमण काल में अपने घर लौटी सुदीक्षा अपने रिश्तेदारों के पास जा रही थी। वह चाचा के साथ बाइक पर बैठी थी। रास्ते में ही बुलेट सवार कुछ शोहदों ने छेड़खानी शुरू कर दी। फ्लर्ट के दौरान आरोपी युवक बार बार बाइक को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान मनचलों से बचने के चक्कर में गाड़ी गिर गई और बेटी की मौत हो गई है। और ज्यादा जानकारी के अनुसार सुदीक्षा भाटी ने साल 2018 में इंटरमीडिएट में बुलंदशहर जनपद को टॉप किया था। HCL की तरफ से 3 करोड़ 80 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दिए जाने के बाद वे अमेरिका में उच्च शिक्षा ग्रहण करने चली गई थी। सुदीक्षा अमेरिका के बॉबर्सन कॉलेज में भारत सरकार के खर्च पर पढ़ रही थी और इनका परिवार गौतम बुद्ध नगर के दादरी क्षेत्र का निवासी है। परिजन के मुताबिक कोरोना की वजह से बेटी अमेरिका से स्वदेश लौटी थी। वह अपने मामा से मिलने जा रही थी। कुछ दिनों के बाद ही उसे वापस अमेरिका लौटना था पढ़ाई के लिए, लेकिन किसी को क्या पता था कि कुछ मनचले लड़कों की करतूत की वजह से उसकी मौत हो जाएगी और फिर वह कभी वापस अमेरिका नहीं जा पाएगी।
हमारे संवाददाता संजीव भटनागर एक बार फिर से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। संजीव, बुलंदशहर में जो हादसा हुआ है, एक बेटी की मौत हो गई, पूरा अभी मैं आपसे घटनाक्रम जानना चाहती हूं। क्या कुछ सच्चाई इस मामले में है? परिजन जो आरोप लगा रहे हैं वो आरोप कितने सही है? डीएम और एसपी के जो बयान आ रहे हैं उन बयानों में कितनी सच्चाई है? देखिए पल्लवी, आपको बता दें, सुरक्षा पार्टी बुलंदशहर एक सड़क हादसे में की मौत हो गई है। वो अपने भाई के साथ अपने मामा के घर जा रही थी। परिजनों का आरोप है कि मोटरसाइकिल, जो बुलेट पर सवार दो युवक थे मोटरसाइकिल पर, उन्होंने छेड़छाड़ किए है। और जब हमने इस विषय में पुलिस से बात की तो पुलिस इस बात से बिल्कुल इनकार कर रही है, सिर्फ एक ये दुर्घटना का मामला बता रही है। संजीव, अभी हम बाइट सुन रहे थे लगातार, तो उनके चाचा ने कहा है कि सुदीक्षा उनके साथ जा रही थी। वहीं जैसा आप जानकारी दे रहे हैं कि वो अपने भाई के साथ जा रही थी, ऐसी ही जानकारी एसपी और डीएम ने भी दी है। उनका भी यही कहना है कि वो अपने भाई के साथ जा रही थी जो कि नाबालिग था। देखिए, आज डीएम बुलंदशहर ने एक वीडियो भेजी है ग्रुप में, जिसमें उसके छोटे भाई जो से बताया जा रहा है, उसकी बाइट वो डाली गई है। वह बताया जा रहा है कि वो उनके साथ थी। फिलहाल और क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? जो मनचले लड़कों की बात सामने आ रही है उस पर क्या सफाई दी है डीएम और एसपी ने? फिलहाल पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है पुलिस, और जल्दी इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा कि क्या घटना हुई है। तब अभी वो किसी भी तरह से कोई भी बात कहने से साफ तौर पर बच रहे हैं। फिलहाल डीएम और एसपी सिटी फिलहाल की इस मामले से अभी कुछ भी कहने से बच रहे हैं, और सिर्फ ये एक सड़क हादसा बताया जा रहा है। और इसके अलावा परिजनों का क्या कुछ आरोप है संजीव? परिजनों का आरोप तो यही है कि दो बुलेट सवार थे जिन्होंने उनके साथ छेड़खानी कर रहे थे। कभी वो बाइक आगे ले जाते थे, कभी पीछे ले जाते। अचानक उन्होंने ब्रेक मारा, जिसकी वजह से सुदीक्षा भाटी नीचे गिर गई, जिसके पीछे सिर में चोट आई है। और पुलिस ने अब तक 24 घंटे के बाद भी, थोड़ी देर पहले तक, अब तक कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी। जब हमने इस विषय में थाना प्रभारी सुभाष सिंह से बात की तो वह इस बात से बचते जा रहे हैं, और सिर्फ उन्होंने कहा है कि अब तक कोई भी ऐसी तहरीर नहीं है जिस पर मुकदमा दर्ज किया जाए। तो परिजनों ने क्या किसी तरह की कोई तहरीर अभी दर्ज नहीं करवाई है? क्या उनकी तरफ से कोई शिकायत तो करवाई ही गई होगी कि आखिर वो लड़के कौन थे, उनका पता लगना चाहिए, क्या कुछ पूरा घटनाक्रम था? तमाम तरह की बातें हैं इस केस में, और अभी तक किसी तरह की कोई तहरीर ही दर्ज नहीं करवाई गई। फिलहाल पुलिस अब तहरीर लेकर मामला दर्ज करने में जुट गई है, और जांच करने के लिए अपनी टीमें गठित कर दी हैं कुछ। और जब हमने डीएम बुलंदशहर से बात की तो उन्होंने बताया कि अपनी टीम हमने दादरी उनके आवास पर भेज दी गई है, जो इस विषय में पूरी जानकारी एकत्र की जा सके। जी तो संजीव, ये भी बताया जा रहा है कि एक टीम सुदीक्षा के मामा के घर पर भी गई है। कोई जानकारी मिली है कि उस टीम को क्या कुछ जानकारी हासिल हो पाई? फिलहाल पूछताछ की जा रही है, क्या घटनाक्रम हुआ है अभी कोई इस पर कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव भटनागर तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का है, जहां छेड़खानी से बचने के दौरान छात्रा की सड़क हादसे में मौत हो गई है। आपको बता दें कि ये छात्रा अमेरिका में रहकर पढ़ाई कर रही थी, उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए छात्रा अमेरिका गई थी, और अभी लॉकडाउन की वजह से अपने घर वापस लौटी हुई थी। और इसी दौरान अपने मामा जी से जब वो मिलने के लिए जा रही थी तो सड़क पर कुछ मनचले उसका पीछा कर रहे थे। लगातार उसकी स्कूटी को ओवरटेक करने की कोशिश की जा रही थी, और उनसे बचने के चक्कर में ही छात्रा की स्कूटी गिर गई, और इस हादसे में मौके पर ही छात्रा की मौत हो गई। पुलिस ने छात्रा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अज्ञात बाइकर्स के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर ली गई है। इस घटना से एक बार फिर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई है। हालांकि छेड़खानी की बात से लगातार अभी इनकार किया जा रहा है, चाहे वो डीएम हो या फिर बुलंदशहर के एसपी हो, वो अभी इनकार कर रहे हैं कि छेड़खानी जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ है तो हम इसकी जांच जरूर करेंगे, उनका ये कहना है। पढ़ाई में होनहार सुदीक्षा भाटी ने 2 साल पहले ही इंटरमीडिएट की परीक्षा में बुलंदशहर जनपद टॉप किया था, और वो उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए अमेरिका गई हुई थी, और अभी 20 अगस्त को वापस उन्हें लौटना था। लेकिन उससे पहले ही ये दर्दनाक हादसा हो गया, और इस हादसे में सुदीक्षा की मौत हो गई। इस पूरे घटनाक्रम पर बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने एक ट्वीट किया है। मंगलवार सुबह उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि इस पूरे मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और कांग्रेस से प्रवक्ता रंजीता मेहता जी इस समय फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के साथ। रंजीता मेहता जी, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। बुलंदशहर में जो हादसा हुआ, एक छात्रा की मौत हो गई है सड़क हादसे में, कुछ मनचले उसे छेड़ रहे थे, क्या कुछ कहना चाहेंगी?
देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जहां पर एक तरफ जो यूपी पुलिस है बात करती थी ऑपरेशन दुर्गा, ऑपरेशन मजनू और रोमियो स्क्वाड बनाने की, और वहीं पर बच्चों के साथ एक महीने में 2 बच्चों की मौत हुई है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं ये मानती हूँ, क्योंकि इससे दोषी पत्रकार हैं, भी अपनी भांजी को लेकर जा रहे थे और उनके ऊपर भी मंचलों को से विरोध करने पर गोली चला दी गई। रंजीता जी, हमारा संपर्क टूट गया, हम फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से उनका कनेक्शन इस समय मिल नहीं पा रहा है। तो बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने मंगलवार सुबह ट्वीट करके कहा कि बुलंदशहर में अपने चाचा के साथ बाइक पर जा रही होनहार छात्रा सुदीक्षा भाटी को मनचलों की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी, जो कि अति दुखद है, अति शर्मनाक और अति निंदनीय है। बेटियां आखिर कैसे बढ़ेंगी? यूपी सरकार तुरंत दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करे, बीएसपी की ये पुरजोर मांग है। इसके अलावा सपा की तरफ से भी अनुराग भदौरिया ने एक वीडियो मैसेज जारी किया और उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर तंज उन्होंने सरकार पर कसा और इस पूरे घटनाक्रम को संज्ञान में लाते हुए उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। बेटी को न्याय दिलाने की मांग अनुराग भदौरिया की तरफ से की गई है। आपको बता दें कि अपने घर लौटी सुदीक्षा अपने रिश्तेदार के पास जा रही थी, मिलने के लिए बाइक पर बैठी हुई थी। रास्ते में ही बुलेट सवार कुछ मनचले लड़कों ने छेड़खानी शुरू कर दी। फ्लर्ट के दौरान आरोपी युवक बार बार बाइक को ओवरटेक कर रहे थे। उसी दौरान मनचलों से बचने के चक्कर में गाड़ी गिर गई और सुदीक्षा की मौत हो गई। वाकई में यूपी की जो सुरक्षा अभी हम देख पा रहे हैं कि बेटियों के लिए यूपी बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहा है। रंजीता मेहता जी एक बार फिर से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रंजीता मेहता जी, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, उत्तर प्रदेश में वाकई में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। मैं वही आपको बताना चाहती हूँ कि जहाँ पर एक पत्रकार अपनी भांजी को अगर स्कूटर पे लेकर या बाइक पर लेकर घर जाते हैं और मनचले छेड़छाड़ करते हैं और उनका विरोध करने पर उनको गोली मार दी जाती है, और ऐसा ही केस अब देखने को मिला है जहाँ पे अपनी भतीजी को लेकर जा रहे थे, उसके बाद विरोध करने पर इस तरीके से स्टंटबाजी की जाती है मंचलों के द्वारा कि उनका एक्सीडेंट होता है और बच्ची की ऑन द स्पॉट मौत होती है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा? एक बच्ची जो इतनी होनहार थी, जो डिस्ट्रिक्ट में टॉप कर रही थी, जो 3 करोड़ 80 लाख की स्कॉलरशिप लेके अमेरिका में पढ़ने गई थी, जो अपनी पढ़ाई के ऑलरेडी 3 साल पूरे कर चुकी थी, आज जिससे 20 तारीख को वापस जाना था, आप उस माँ बाप के हालात देखिए। और माँ बाप का तो ये भी आरोप है कि जिस तरीके से यूपी पुलिस है उनको ही टारगेट कर रही है, उनको ही परेशान कर रही है। केवल पोस्टमार्टम के लिए भी बॉडी का जो शव है वो प्राइवेट गाड़ी में लेके जाया गया। तो आप देख सकते हैं कि पुलिस का रवैया क्या है। और आज योगी जी बड़ी बड़ी बातें करते थे, जो यूपी पुलिस के सराहना करते थे, आज वो ये कहते थे कि आज जो स्क्वाड्स बनाए गए हैं वो बुरी तरीके से रोमियो के ऊपर, मंचलों के ऊपर अपनी पकड़ बनाएंगे। तो कहाँ देखने को मिल रहे हैं? एक महीने में 2 मौतें हो रही हैं, उसके बावजूद जो यूपी पुलिस है जो उनके ऊपर जो है कोई असर नहीं। लेकिन रंजीता जी, अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि डीएम और एसपी तो ये छेड़खानी की बात को ही नकार रहे हैं, वो तो कुछ कहने को ही तैयार नहीं है। और तो और ये कह दिया गया कि जो परिजन भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, परिजन गलत जानकारी दे रहे हैं, वो अपने चाचा के साथ नहीं अपने नाबालिग भाई के साथ जा रही थी। तमाम बातें यहाँ डीएम और एसपी के द्वारा कही जा रही हैं। मैं आपको यही तो कह रही हूँ कि दिए तले अंधेरा है। उनको ये तो चिंता है कि नाबालिग जो है स्कूटर चला रहा था, क्या वो इस बात को पकड़ पाए हैं कि आज जो जिस बुलेट से एक्सीडेंट हुआ है वो लोग कहाँ हैं? वो लोग अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? क्या इतने जो है इनके हाथ बंधे हुए हैं कि जो आरोपी हैं वो अभी भी सड़कों पर हैं, अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस उनको पकड़ नहीं पा रही है? इससे बुरा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हुआ कि एक तो अपनी बच्ची को खो चुके हैं और उसके बाद जो पुलिस ट्रायल है वो लगते हैं उनके ऊपर पटाखा कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये हालात सुधरेंगे कैसे रंजीता जी? ये कोई पहला ऐसा मामला नहीं है, हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक इस तरह से मामले सामने आ रहे हैं। हापुड़ में 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया जाता है और आज 6ठा दिन है, अभी तक आरोपियों की कोई धरपकड़ नहीं हो पाई है। क्या इतना मुश्किल है? क्या आरोपी पुलिस से इतने ज्यादा आगे हैं कि पुलिस के लिए इतना मुश्किल हो रहा है इन पर शिकंजा कसना? देखिए, मैं यही कहना चाहती हूँ, आपका प्रॉब्लम यही है कि आज सरकार की मंशा नहीं है, सरकार का ध्यान बिहार की तरफ ज्यादा है कि वहां पर चुनाव कैसे जिताना है। आज कोरोना के केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, वो इनको ये चिंता है बीजेपी सरकार को कि कौन सी सरकार कैसे गिरानी है। आज अगर वाकई ही बेटियों की चिंता होती, वाकई ही बेटियों को जो पढ़ाने की और बढ़ाने की बात मोदी जी करके आए थे, जो बड़े बड़े वादे करके आए थे, अपने मैनिफेस्टो में रोमियो स्क्वाड बनाने की बात करते थे, मजनू ऑपरेशन बनाने की बात करते थे, इनके इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए।
इनके वहाँ के जो पुलिस थाने हैं, जितने भी मजनू इस लाइन में हैं, उनके वहाँ पे बाकायदा रिकॉर्ड होने चाहिए ताकि इनको गिरफ्तारी में इतना समय ना लगे। आज जिसकी ये हालात है, जो इस तरीके की हरकतें करते हैं, वो एक बार नहीं करते, वो बार बार करते हैं। और अगर वाकई रजिस्टर मेंटेन हो तो ऐसे मंचलों को वहाँ पे डर हो कि हमारा रिकॉर्ड पूरा वहाँ पे है, तो ऐसी कोई भी चीज ना करके पुलिस आज लीपापोती कर रही है। आज उस बच्ची को इंसाफ दिलाने की बजाय पुलिस जो है आरोपियों को बचाने का काम कर रही है। तो शर्म आनी चाहिए योगी सरकार को और इस्तीफा देना चाहिए इन सभी अधिकारियों को जो आज इस तरीके की बात कर रहे हैं। बिल्कुल रंजीता जी, जुड़े रहिए आप हमारे साथ। प्रवक्ता के सपा के प्रवक्ता इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं जीतू शर्मा जी। जीतू जी, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी सर। बुलंदशहर में जो हादसा हुआ है, एक छात्रा की मौत हो गई। देखिए, मैं जहाँ तक बात योगी सरकार की करूँ तो योगी सरकार में आए दिन कहीं ना कहीं महिलाओं पर अत्याचार और घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। यदि एनसीआरबी के आंकड़े की बात की जाए तो महिला दलित अपराध में उत्तर प्रदेश प्रथम पायदान पर है। इससे पहले भी एक सर्वे आया था जिसको ग्लोबल एक्सपोर्ट सर्वे कहा गया था, जिसमें इंडिया मोस्ट अनसेफ कंट्री फॉर वुमेन, यानी महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित जो देश था वो भारत था। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सबक नहीं लिया। चाहे मैं उन्नाव कांड की बात कर लूं या आगरा में नाबालिग से रेप के बाद हत्या कर दी गई, वो भी एबीपी के कार्यकर्ता निकले। और हाल फिलहाल में जिस कांड की आप बात कर रही है, सुदीक्षा भाटी, जो कि बहुत ही होनहार छात्रा थी, अमेरिका में स्कॉलरशिप पर पढ़ाई कर रही थी और आने वाले समय में देश और प्रदेश और शहर का नाम रोशन करती, उसको भी मंचलों के चलते अपनी जान गंवानी पड़ी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने में असमर्थ है, असफल है और ऐसी सरकार को तत्काल इस्तीफा देकर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। इन्होंने, ये वही लोग हैं जिन्होंने आने वाले समय में और सरकार में आने के लिए ये कहा था कि भाई महिलाओं से छेड़खानी की रोकथाम पर और ऐसी घटनाओं पर रोकथाम लगाने के लिए रोमियो स्पोर्ट की घोषणा की थी इन लोगों ने। लेकिन 2-4 महीने वो रोमियो स्पोर्ट आपको सड़कों पर दिखाई दिया, उसके बाद वो सारी चीजें खत्म कर दी गई। हाल फिलहाल की घटना है, बुलंदशहर जिले के पास की ही घटना है। हापुड़ में 6 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया। आज भी जिंदगी और मौत की लड़ाई बेचारी वो बच्ची अस्पताल में लड़ रही है। मेरठ में दलित युवक की हत्या कर दी गई, माँ को इंसाफ नहीं मिला, बच्चे का शव नहीं मिला। 43 दिन से माँ आमरण अनशन पर बैठी हुई है। बागपत में आज और कल की ही घटना है। बागपत के पूर्व जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग भी त्रस्त और शिकार हो चुके हैं अपराध के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुखिया और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरह अपने आंख कान नाक सब बंद किए हुए हैं और अपराध पर कोई भी सरकार का कोई भी जनप्रतिनिधि बोलना नहीं चाहता। बिल्कुल जीतू जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ लगातार। रंजीता जी, ये इतने जो एनकाउंटर किए जा रहे हैं, जेल में अपराधी भरे जा रहे हैं, ये फिर आखिर कौन है, किनका एनकाउंटर किया जा रहा है? जबकि हम देख रहे हैं कि अपराधी और मंचले तो खुलेआम घूम रहे हैं, रोजाना कोई ना कोई वारदात हो रही है पूरे यूपी में। देखिए, आपके सामने बहुत बड़ी एग्जाम्पल विकास दुबे की है, जब उसने 8 पुलिस कर्मियों को गोली मार दी थी और उसके बाद भागकर हरियाणा में आ गया था। तो जो इनकाउंटर किए जा रहे हैं, सच्चे इनकाउंटर है, फर्जी इनकाउंटर है, ये तो इसका जवाब तो सरकार अच्छी तरीके से दे सकती है। क्योंकि अगर वाकई ही मंचलों के इनकाउंटर हो रहे होते, वाकई बदमाशों के इनकाउंटर हो रहे होते, तो जो अपराध की संख्या वो इस तरीके से ना बढ़ती। कहीं ना कहीं लोगों को सबक मिलता कि अगर हम इस तरीके का काम करेंगे तो हमारा हशर ये होगा। निश्चित तौर पे हाथी के दांत खाने की ओर और दिखाने की ओर है यूपी सरकार के। और आज यूपी सरकार को इस्तीफा देकर सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि बेटियों को सुरक्षा देने के मामले में उनके 100 में से 0 नंबर है। और जहां पर बेटियों को बचाने की, पढ़ाने की, बढ़ाने की बात की जाती है, अगर पढ़ने के बाद, बढ़ने के बाद बच्चे इस तरीके सड़कों के हादसों में शिकार होंगी, इस तरीके से मंजिलों को छेड़ने पर सड़क पे उनकी मौत होगी, तो इससे बड़ा बुरा मैसेज जो है इस देश का बाहर के देशों में नहीं जा सकता। आज अमेरिका के लोग क्या सोचेंगे कि एक बच्ची को पढ़ाने के लिए भेजा यहाँ पर और आज उसी बच्ची को छेड़छाड़ कर वहीं पर सड़क हादसे की दुर्घटना के शिकार होने दिया सरकार ने, तो इससे हमारा सिर कितना झुकेगा ये आप जान सकते हैं। बिल्कुल जीतू शर्मा जी, देखिए उत्तर प्रदेश किस कदर बदनाम है बेटियों को सुरक्षा देने का, इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी सर। अभी कल ही हसीन जहां का मामला आया था, मोहम्मद शमी की पत्नी है हसीन जहां, जब उन्हें तमाम कमेंट किए जा रहे थे तो उन्होंने ये बयान दिया है कि अगर मैं यूपी में होती तो पक्का मेरे साथ कुछ गलत हो गया होता, मैं शुक्र हूँ कि कोलकाता में हूँ, इस वजह से मैं सेफ हूँ। पल्लवी जी, देखिए, जहां तक मैं देश की महिलाओं की बात कर लूं तो ये मोहम्मद शमी की पत्नी का बयान किसी हद तक सही माना जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर जो आता है, गाजियाबाद कहीं ना कहीं यूपी का हिस्सा है, और जो दिल्ली की महिला है उनको भी गाजियाबाद के अंदर सीमा में घुसने में असुरक्षा महसूस होती है। वो भी सोचती है कि शायद हम किसी काम से या किसी लिए
गाजियाबाद जाए तो शायद हमारे साथ कोई घटना घटित ना हो जाए। अभी आपने एनकाउंटर की और जेल में डालने की बात की, तो मैं आपको बता देता हूं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सबसे अधिक यदि किसी को नोटिस दिए तो उत्तर प्रदेश सरकार को दिए। फर्जी एनकाउंटरों की बात कर लूं तो वो आपने कुछ समय पहले देखा होगा, नोएडा के एक जिम संचालक जितेंद्र यादव की जबरन गोली मारकर जो है शरीर को बेकार कर दिया गया, उसको फर्जी एनकाउंटर बताया गया था। उसकी जांच हुई तो उसमें पाया गया कि जो पुलिसकर्मी थे उनकी गलती थी, उसकी गलती नहीं थी। बागपत में भी एक ऐसा ही चिरचिटा गांव है, वहां पर भी फर्जी एनकाउंटर हुआ, वहां के एक लड़के को मौत के घाट उतार दिया गया। लखनऊ में एप्पल कंपनी के मैनेजर थे कोई पांडे, उनकी भी गोली मारकर रात को हत्या कर दी गई। तो कहीं ना कहीं जितने भी एनकाउंटर हो रहे हैं वो फर्जी हो रहे हैं। और हाल फिलहाल में एक जो है बजरंगी पांडे थे, उनकी भी एनकाउंटर में हत्या कर दी। उनके पिता का बयान उठाकर देख लीजिए, उन्होंने क्या कहा कि मेरा लड़का जो है बहुत समय से अपराध जगत से दूर था और उसको घर से उठाकर ले गए और रात में जाकर उसको गोली मार दी, उसका एनकाउंटर कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग अपराधियों को तो माफ कर रहे हैं, उनको पकड़ने का काम नहीं कर रहे हैं, उनका एनकाउंटर नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो लोग पहले अपराध कर चुके हैं या जो लोग अब वर्तमान समय में अपराध से दूर हैं, ऐसे लोगों को उठाकर अपराधियों में भय उत्पन्न करना चाहते हैं। लेकिन अपराधियों के कान पर जू नहीं रह रही है भारतीय जनता पार्टी, और योगी सरकार को अपराधी अपने जूते तले रो देने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं सरकार और सरकार के प्रवक्ताओं की तरफ से, वो दावे जो है एकदम झूठ नजर आते हैं। उन दावों की जो तस्वीर है वो भी अब नजर आने लगी है। किस तरह से पिछले 2 महीने के ही अगर हम आंकड़े उठाकर देख लें तो एक के बाद एक इतने बड़े केस यूपी में हुए हैं जिसको पूरे देश पर जिसकी नजरें रहीं और अभी तक उन केस को सुलझाया नहीं जा सका है। वो केस सुलझते नहीं है, नए केस सामने आ जाते हैं। रंजिता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए, आप हमारे साथ जुड़ी। जीतू शर्मा जी, अब सवाल यहाँ पर यह है कि जब इसी तरह से हालात बने रहेंगे तो ये दावे और वादे किस मुंह से कर रही है सरकार, या पुलिस जो है वो आखिर क्या कर रही है? कमिश्नरी सिस्टम लागू कर दिया, तमाम तरह के कदम सरकार की तरफ से उठा दिए गए, इसका फायदा किसे मिल रहा है? जीतू जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ पहुंच रही है मेरे पास। जीतू जी, मेरा सवाल ये था कि सर जो इतने कदम उठाए गए हैं योगी सरकार की तरफ से, कमिश्नरी सिस्टम कई जिलों में लागू किया गया है, इसके अलावा अलग अलग टीमें बनाएगी, अभी तो टीम 11 उन्होंने बनाई हुई है, तो फिर इसका फायदा किसे मिल रहा है? पल्लवी जी, आपने देखा होगा हाल फिलहाल में टीम 11 की एक बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी ले रहे थे और टीम 11 के ही एक वरिष्ठ अधिकारी अपने फोन पर, अपने टैब पर जो पजल गेम खेलते हुए देखे गए। तो किस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों को गंभीरता से ले रहे हैं इनके अधिकारी, टीम 11 के अधिकारी, ये आप सारे लोग जानते हैं। और यदि इसी गंभीरता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों को लेते तो शायद इतना अपराध नहीं बढ़ पाता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग और जो अधिकारी लगे हुए हैं, मैं समझता हूं कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त है। सारे लोग अपनी जेबों में पैसे डालने के लिए ऊल ढूल चीजें करने का काम कर रहे हैं और किसी भी प्रकार से उत्तर प्रदेश को राहत नहीं मिल पा रही है, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, अपराध की बात हो या महिला सुरक्षा या सुरक्षा की बात हो, तो सारे ही मायनों पर योगी सरकार फेल साबित होती नजर आ रही है। और इसका जिम्मेदारी लेने को तो कोई तैयार ही नहीं है। अगर आप उनसे सवाल पूछेंगे तो ये कह दिया जाएगा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में क्या कुछ हुआ वो भी तो उठाकर देख लीजिए। हम स्पष्ट तौर पर आपसे भी कह देना चाहते हैं, आप भी अपने चैनल के माध्यम से दिखाइए, आप सारे आंकड़े दिखाइए, हमारी सरकार में कितना अपराध हुआ था और इनकी सरकार में कितना बढ़ा है। हम तो चाहते हैं ये लोग यदि आंकड़ों की बात करें तो हम तैयार हैं। आज भी 2017 के बाद, यानी अखिलेश जी की सरकार के बाद योगी सरकार की यदि बात की जाए तो महिला हिंसा के जो केस आए वो 7 गुना लगातार बढ़े हैं। तो आप देखिए किस तरीके से परिवर्तन हुआ है। तो ऐसे लोग, जो लोग महिला को, हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं कर। बिल्कुल जीतू जी, लगातार जुड़े रहिए आप हमारे साथ। फिलहाल बीजेपी के प्रवक्ता अमित तिवारी जी भी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये तमाम जो सवाल आपने उठाए मैं उनसे जवाब ले लेती हूँ इसका। अमित जी, आखिर क्यों सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं आप अपनी बेटियों को? देखिए, पूरी घटना जो है, इस घटना को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें जब एक्सीडेंट हुआ है, पीआरबी बैंक का जो सबसे पहले सिपाही पहुंचता है, उसको जब बयान देता है इनका भाई, तो कहता है कि एक्सीडेंट हुआ है मेरे गलती से। और सरकार कहीं भी बहन बेटी की सुरक्षा के लिए सरकार हमेशा संवेदनशील है और संवेदनशील रहेगी, लेकिन राजनीति ऐसी घटनाओं पे नहीं होनी चाहिए।
अमित जी एक बात बताइए, कोई भी माता या पिता या फिर कोई भी परिजन आखिर ये क्यों झूठ में कहेगा कि मेरी बेटी का कुछ मनचले पीछा कर रहे थे या मेरी बेटी को छेड़ने की कोशिश की जा रही थी? ये बात तो आप भी समझते हैं सर। आखिर कोई परिजन अपनी बेटी के बारे में ऐसी गलत बातें क्यों फैलाएगा? पल्लवी जी, आप पहले इस पूरे तथ्य में जाइए। पहले ये होता है कि भाई गाड़ी चला रहा था जो कि नाबालिग था, बाद में उसको ये लोग चेंज करते हैं और कहते हैं जो वहां पे पुलिस पहुंची है मौके पे। आज डीएम का भी बयान आया, जिलाधिकारी महोदय का, कि चाचा बाइक नहीं चला रहे थे, बाइक चला रहा था उसका नाबालिग भाई। तो निश्चित तौर पे केस को बनाने के लिए इन लोगों ने हेलमेट नहीं पहन रखी थी, नाबालिग को गाड़ी चलाने की कहीं भी अनुमति नहीं है। अमित जी, आपको शर्म आनी चाहिए। यदि आपके घर परिवार की बेटी के साथ ऐसा कोई हादसा घटित होता, क्या तब भी आप ऐसे नियमों की दुहाई देते? नहीं, बात सुनिए। पहले होता नहीं, कुलदीप सिंह सेंगर वाले मामले में क्या कहेंगे आप? चिन्मयानंद मालिक कराते पकड़े गए, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? तब भी आप नियम गिनाएंगे हम लोगों को? कुल किसी घटना को मत दीजिए। भारतीय जनता पार्टी देने वाली बात नहीं है अमित जी, ये कोई पहला ऐसा मामला नहीं है। एक के बाद एक लगातार यूपी से मामले सामने आ रहे हैं और मेरे को हैरानी हो रही है। मुझे सर, ठीक है, ये बात भी अगर आपकी मान ली जाए कि नाबालिग लड़का बाइक चला रहा था, उसका भाई नाबालिग था, हेलमेट नहीं पहना था, मैं आपके तमाम नियमों को मानने को तैयार हूं सर। पर आप मुझे बताइए, कोई भी माता पिता या कोई भी परिजन अपनी बेटी के लिए इस तरह की बातें आखिर क्यों फैलाएगा? क्यों उन्हें ऐसा झूठ बनाना पड़ेगा या ऐसा केस बनाना पड़ेगा? पल्लवी जी, जो सर्वप्रथम वहां पे दिखा है वो शासन प्रशासन ने बताया है। आज परिवार आरोप लगा रहा है तो निश्चित तौर पे जांच होगी और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। आप कह रहे हैं सर, इससे पहले तो अभी आपने इन बातों को इनकार ही कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है। जांच की आड़ में कितनी बहन बेटियों की जान लोगे, ये बता दो आप। अगर इस प्रकार की घटना हुई होगी तो दूध का दूध, पानी का पानी हुई होगी। यानी राष्ट्रीय चैनल पर जो खबरें चल रही हैं सारी झूठी साबित हो गई। हुई होगी, ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई होगी का क्या मतलब होता है अमित जी? गाड़ी चला रहा था भाई, बाद में हो गया कि चाचा चला रहे हैं, तो ये जांच का विषय है, जांच होने दीजिए। अरे भाई, जिस बहन की जान चली गई उसके लिए कोई ना कोई दोषी और जिम्मेदार तो जरूर होगा। तो उसी जिम्मेदार हम गाड़ी लेके तो क्यों सरकार जिम्मेदारी नहीं लेती है? क्यों एक्सीडेंट हो जाए तो जिम्मेदारी नहीं लेते? क्या उत्तर प्रदेश में ये पहली घटना है? इससे पहले कोई घटना नहीं हुई? नहीं होनी चाहिए, जांच का विषय है, जांच। अरे भाई, आप किन मुद्दों पर राजनीति करना चाहते हैं? आपने कोरोना काल में हजार लोगों की जान ले ली, कैसी व्यवस्था है दुनिया ने देखी। आपने अस्पतालों में झरने चला दिए, लोगों पर ठीक से सुविधाएं नहीं मिल पा रही। आप इस राजनीति की बात करते हैं। यदि किसी बहन बेटी के साथ गलत हो जाए और विपक्ष आवाज उठाता है तो आप कहते हैं राजनीति मत कीजिए। अरे बहन बेटी के साथ हुआ, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो गई। अगर बिल्कुल हमें प्राप्त हो गई, हम आपसे बात कर रहे हैं। संवेदनशील है बहन बेटियों के लिए। अरे भाई, चलिए हम आपसे बात कर रहे हैं, जवाब दीजिए। कितने संवेदनशील हैं आप? इसके एक बानगी देखने को मिल गई है। हापुड़ में 6 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, आज छठा दिन है सर, आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। प्रधानमंत्री को धमकी भरा फोन कॉल आता है आपके पुलिसकर्मियों के पास। 1 घंटे में आपने आरोपी को पकड़ लिया कि आखिर वो शख्स कौन था जिसने धमकी भरा कॉल किया। 6 दिन हो गए हैं, अभी तक उन आरोपियों का पता नहीं लगा। स्केच जारी कर आपकी पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। कितने संवेदनशील और कितनी गंभीर है बीजेपी की सरकार, ये बानगी बहुत है सर। और अब आप ये कह रहे हैं कि अगर इस तरह की कोई घटना हुई होगी तो हम जांच करेंगे। अभी भी आपको इसमें संभावनाएं नजर आ रही हैं अमित तिवारी जी? जो सामने दिख रहा है, जो मौके पे वहीं से शुरू होगी। आज को दोषी मान लिया जाएगा। कानून देश में कानून चलेगा, संविधान से होगा या कहने पे मान लिया जाएगा किसी के? कानून और संविधान को अगर ढंग से चलाएंगे तो भी सुकून है सर। कानून भी तो ढंग से काम नहीं कर रहा है ना आपका। बात तो यही है कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है उत्तर प्रदेश में। हम कहाँ मना कर रहे हैं आपको कि आप कानून से मत चलिए? पल्लवी जी, ये बस केवल राजनीतिक आरोप लगाने की बात है। सवाल उठाना राजनीतिक आरोप नहीं होता। शर्म आनी चाहिए अमित जी, आपको शर्म आनी चाहिए। आप भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। अब भी आप सार्वजनिक तौर पर ये नहीं कहना चाहते कि कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन अगर घटना होती है जो इतनी बड़ी घटनाएं आए दिन घटित हो रही है, जांच होगी। लेकिन अब आप कहेंगे कि तुरंत आप उसको फांसी दे दो,
तो ये संविधान के दायरे में नहीं आता। फांसी देने की कोई बात नहीं कर रहा है अमित जी, बात बस यहाँ पर यह है कि कानून व्यवस्था इतनी ध्वस्त क्यों हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में कहीं से भी गड़बड़ नहीं है। जिस तरीके से हमारी योगी जी की सरकार ने इतने दिनों में इनकाउंटर किए हैं, अपराध जो संगठित अपराध होते थे उस पर रोक लगाई है, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था को बनाने के प्रति संकल्प है और आगे बढ़ रही है। क्या जीतू शर्मा जी? इन्हें पल्लवी जी, इन्हें एनसीआरबी के आंकड़े पढ़ा दीजिए। इन्हें आए दिन हो सकता है अखबार ना पढ़ते हो, अखबार पढ़ा दीजिए किस तरीके से अपराध चरम सीमा पर है और प्रशासनिक अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी की शायद इन्हें नहीं पता कि किस तरीके से बहन बेटियों पर अपराध बढ़ा है। इन्हें नहीं नजर नहीं आ रहा लूट हत्या बलात्कार के मामले किस तेजी से बढ़ रहे हैं। इन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा। इन्हें केवल और केवल राम राज्य नजर आ रहा है। चारों तरफ हाहाकार मचा है। अस्पतालों में दवाइयां खत्म हो चुकी है। शिक्षा के मुद्दे पर स्कूल बंद है, उसके बावजूद अभिभावकों से पैसे लिए जा रहे हैं, फीस ली जा रही है, उस पर इनके नाक का नाक सब बंद है। लेकिन इनसे अपराध की बात मत कीजिए। आप बताइए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने कौन से बड़े काम करके दिखाए हैं जिससे हम मान ले कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत अच्छी सरकार है। कोरोना काल में यूपी सरकार काम कर रही है, देश की सरकार काम कर रही है। ये पूरा उत्तर प्रदेश मान रहा है। समाजवादी नहीं मान रहे हो, आप लोग नहीं मान रहे हो। आपके लिए बता देता हूँ, आपके ज्ञान के लिए बता देता हूँ, जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार थी तो उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था हुआ करता था। आज तीसरे और चौथे नंबर पर पहुंच गया है। ऐसी सरकार काम करती है आपकी। जनता ने क्यों फिर आपको नकार दिया? बहुत आपने विकास किया था, क्यों नकार दिया? आने वाले समय में जनता स्वीकारेगी जो बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। अमित तिवारी जी, उनके कार्यकाल में अगर लूट हुई, हत्या हुई, डकैती हुई, लड़कियों के साथ बदतमीजी हुई, रेप हुआ, तो उसका फल उन्हें मिल गया है, उन्हें सत्ता से बाहर निकाल दिया गया है। अब आप मुझे बताइए, अब आपके कार्यकाल और सपा के कार्यकाल में अंतर क्या? क्योंकि सेम चीजें आपके यहाँ भी हो रही हैं। अब कौन सा अंतर आप बताएंगे सर? आपके मुख्यमंत्री तक असल बात पहुंचती नहीं है। रोज घटनाओं का संज्ञान लेते प्रभावी कार्रवाई हो रही है। हम बहन बेटी की इज्जत के प्रति संवेदनशील हैं और उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं है जैसे इनके यहाँ होता था कि बलात्कार करने के बाद बलात्कारी पहुंच जाता था मुख्यमंत्री के दरबार में, बच जाता था। सबने देखा है कुलदीप सिंह सेंगर ने पीड़ित लड़की के पिता की हत्या थाने में करा दी, सबने देखा है। और उस पीड़िता की एफआईआर तब भी दर्ज नहीं हुई। वो पीड़िता बेचारी मुख्यमंत्री आवास पर गई, आत्मदाह का प्रयास किया, तब हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, हाईकोर्ट के आदेश पर उसकी गिरफ्तारी हुई। ये दुनिया जानती है। अमित जी, यहाँ पर लोगों को भ्रमित मत कीजिए। चिन्मय आनंद को किस तरीके से बेल दी गई है आपको जानकारी होगी। छोटी छोटी बच्चियों से किस तरीके से चिन्मय आनंद मालिश करा के आनंद प्राप्त कर रहे थे, इस पर भी आप देंगे या नहीं देंगे? आपको बच्चा नहीं है, किस तरीके से बेल दी गई है? इस सवाल का जवाब दे रहे हैं ना सर अमित जी। आपने कहा कि उनके कार्यकाल में ऐसा होता था, तो वो आपको आपके कार्यकाल की बातें याद दिला रहे हैं। आप कह रहे हैं कि चिन्मय जी को कैसे जमानत मिली, आप जान रहे हैं क्या मतलब? बिल्कुल जान रहे हैं, बिल्कुल जान रहे हैं। आप एनसीआरबी के आंकड़े उठाकर देखिए। क्या आप भूल गए महिला अपराध में उत्तर प्रदेश प्रथम पायदान पर है? इस पर क्यों जवाब नहीं देते? अमित जी, आखिर कब जाकर बेटियां सुरक्षित होंगी प्रदेश में? अब ये मत कहिएगा सर कि प्रदेश में बेटियां बिल्कुल सुरक्षित हैं और किसी तरह का कोई अपराध नहीं है। नहीं, अपराध अगर हो रहे हैं पल्लवी जी, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवेदनशील है और जितने भी अपराधी हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। ये तो सबको दिख रहा है। कार्रवाई हो रही है या नहीं, ये आप बताएं। कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो रही है, चाहे वो उसकी पहुंच कहीं तक हो। मैंने आपको एक बानगी दी सर हापुड़ वाले मामले की, अभी आप उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो रही है। मैं कह रही हूँ सर, 6ठा दिन हो गया, अभी तक आरोपियों को आपकी पुलिस पकड़ नहीं पाई है। पुलिस एक दिन बीत गया है सर। पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, स्टेज जारी इतना मुश्किल है क्या अमित जी? इतना मुश्किल है क्या? आप मुझे ये बताइए सर, इतना मुश्किल है क्या? अपराधी जल्द से जल्द जेल में होंगे। अमित जी, इतना मुश्किल है क्या? इतना मुश्किल है क्या? पुलिस से 4 कदम कैसे आगे हो जाते हैं अपराधी? पल्लवी जी, लगातार दबिश जारी है, पुलिस लगातार काम कर रही है।
लेकिन अपराधी तक पहुंचने में अगर समय लग रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि हाँ, भारतीय और जनता उसका पार्टी की नतीजा सरकार ये अपराधियों को होता है बढ़ावा कि दे रही है। किडनैपिंग वाले केस में जो बच्चा किडनैप हुआ है उसकी ही हत्या कर दी जाती है। 2 महीने लग जाते हैं आपकी पुलिस को वो केस सुलझाने में, और यहाँ अब 6 दिन लग गए हैं। और बुलंदशहर वाले मामले में 1 दिन बीत चुका है और आगे आने वाले दिन पता नहीं कितने जाएंगे सर, जब आप जाकर पता लगा पाएंगे। और शायद अभी तो आपको ये भी नहीं पता कि मंचलों ने छेड़खानी की थी या नहीं, अभी तो इस पर ही एक आम सहमति नहीं बन पाई है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल देखिए वहाँ की अधिकारी महोदय का बयान है, जो पीआरवी का जवान सबसे पहले पहुंचा है उसको भी सुनीता भाटी के भाई ने बयान दिया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, गाड़ी टकरा गई है मेरी, अनियंत्रित हो गए। तो जांच का विषय है पल्लवी जी, कोई भी देश का कानून जांच के दायरों से गुजरेगा। आज सुनीता भाटी जी की डेथ हुई है, हम दुख प्रकट करते हैं इसके लिए, लेकिन कैसे हुई है इसका जांच तो अमित जी जरा पटरी जी को ये भी बता दीजिए कि हाल फिलहाल में कानपुर में संजीत यादव नामक व्यक्ति की अपहरण करने के बाद फिरौती भी अपहरणकर्ताओं ने वसूल कर ली और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। उसका शव आज तक बरामद नहीं किया गया। आपकी उत्तर प्रदेश की बहादुर पुलिस ने, उस पर भी बता दीजिए, उस पर भी क्या राय है आपकी? जैसे वहाँ मौके पे मौजूद थे, इनको सारी जानकारी प्राप्त है। अरे भाई आपकी पुलिस मौजूद थी, पुलिस पुल के ऊपर थी और अपहरणकर्ता नीचे से फिरौती ले गए। क्या बात कर रहे हैं? आपको कुछ जानकारी नहीं है? 10-10 पुलिस वालों का हत्यारा 4 दिन के अंदर, लॉकडाउन के अंदर 3 राज्यों की सीमाएं क्रॉस कर देता है। आपको कोई भनक नहीं लगती, अपने मन का समर्पण करता है। समाज को गलत रास्तों पर ले जाने का काम बिल्कुल ना करें आप लोग। जनता आप लोगों को समझ चुकी है। अमित जी उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, हमारी बहन बेटियां देख रही है, हमारी माताएं बहनें देख रही हैं और आने वाले समय में यही परिवर्तन करने जाएंगी। ये बात ध्यान रख लेना आप, जो आज इनकी इज्जत आबरू से खेलने का काम कर रहे हैं ना, आने वाले समय में आप जवाब यही लोग देंगे। मत लगाइए जीतू जी, बिल्कुल जनता देख रही है। कोरोना काल में किस तरीके से आप लोगों ने सेवा की है सब देख रही है जनता। समाजवादी पार्टी के जिस तरह से अपराध हो रहे हैं, माँ बाप अपने बच्चे खो दे रहे हैं, किसी का बेटा जा रहा है, किसी की बेटी जा रही है। सर आपको लग रहा है कि कोरोना से ज्यादा जरूरी हो सकता है कुछ? अमित तिवारी जी से हमारा संपर्क टूट गया, उन्होंने अपना फोन कॉल कट कर दिया है, शायद जवाब नहीं है। जीतू जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम चर्चा के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का ये मामला है और जैसा कि आप बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहे थे अमित तिवारी जी, उन्होंने कहा है कि अगर मंचलों ने छेड़खानी की होगी तो इस मामले पर जांच की जाएगी। इसका मतलब साफ है कि अभी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि अमित तिवारी ये भी कहते हुए सुनाई दिए, उन्होंने ये बात कही है ANB न्यूज़ नेशनल पर कि ये सिर्फ केस बनाने के लिए किया जा रहा है क्योंकि सुदीक्षा का भाई नाबालिग था, उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ था, तो अब केस से बचने के लिए इस तरह की मनगढ़ंत बातें कही जा रही हैं। वाकई में हैरानी होती है बीजेपी के नेताओं और प्रवक्ताओं की ऐसी बातें सुनकर कि किस तरह के बयान ये दे रहे हैं। इन बयान वीरों के कथन सुनिए और आश्चर्य होता है कि इनको अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि प्रदेश में किस तरह से कानून व्यवस्था बेहाल हो चुकी है, ध्वस्त हो चुकी है। जो मंचले हैं, आरोपी हैं, अपराधी हैं, सामाजिक तत्व हैं, उनमें भय ही नहीं है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का भय नजर ही नहीं आता है। इन अपराधियों के हौसले काफी ज्यादा बुलंद हैं। रोजाना नए मामले सामने आ रहे हैं, एक दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन उत्तर प्रदेश से कोई मामला सामने ना आए। हालांकि उत्तर प्रदेश राज्य में जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ा देश में सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कानून व्यवस्था हमेशा से ही ऐसी रही है, कभी कोई बदलाव नहीं हो पाया है। चाहे वो सपा का कार्यकाल रहा हो, बसपा का रहा हो या फिर अब बीजेपी का, हमेशा से इसी तरह के हालात नजर आए हैं। हर बार इसी तरह की घटनाएं सामने निकल कर आती हैं। बीजेपी जब सत्ता में आई थी तो इसी तरह के दावे किए गए थे कि हम कानून व्यवस्था को सुधारेंगे, यहाँ पर जो अपराधियों का बोलबाला है उसे खत्म किया जाएगा, कानून व्यवस्था का बोलबाला रहेगा। लेकिन अब उनके ये तमाम दावे और वादे झूठे नजर आने लगे हैं, बेबुनियाद नजर आने लगे हैं। पिछले 2 महीने में सबसे ज्यादा यहाँ पर क्राइम बढ़ा है, चाहे वो अपहरण का मामला हो, हत्या का मामला हो, लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। आज बुलंदशहर में एक बेटी की हत्या कर दी गई। वहीं हम बागपत की बात करें तो वहां पर पूर्व जिला अध्यक्ष जो कि बीजेपी से ही ताल्लुकात रखते थे, उनकी भी गोली मारकर अपराधियों ने हत्या कर दी। हैरानी होती है कि अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद कैसे हो सकते हैं, कहां से इनके पास हथियार आते हैं, कहां से इनके पास इतनी हिम्मत आती है कि इस तरह की कारनामे कर गुजरते हैं। इन्हें डर ही नहीं है कि हमें पुलिस पकड़ लेगी, हमें जेल जाना पड़ेगा या किसी तरह की सजा हमें भुगतनी पड़ेगी। इससे साफ पता लगता है कि कानून व्यवस्था कितनी दुरुस्त है,
कितना भय है पुलिस का इस तरह के लोगों में, असामाजिक तत्व कितना डरते हैं यहाँ की कानून व्यवस्था से, ये जानना बहुत आसान है। यूपी में हालात वाकई में दिनों दिन खराब होते जा रहे हैं और पिछले 2 महीने में हालात ज्यादा भयावह हुए हैं। हालांकि बीजेपी से जब भी इन मामलों को लेकर सवाल जवाब किया जाता है सिर्फ राजनीतिक साजिश करार दी जाती है। वहीं सपा लगातार आरोप लगाती रहती है, चाहे वो सपा हो, कांग्रेस हो या बसपा हो। हालांकि अपने कार्यकाल की कोई बात नहीं की जाती, लेकिन हर बार ये कह दिया जाता है कि योगी राज में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, योगी राज राम राज की जगह जंगल राज की ओर बढ़ता जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो उनके दावे हैं, जो आरोप हैं, वो अब सही होते हुए भी नजर आ रहे हैं। आज जो सुदीक्षा भाटी के साथ हुआ वो हैरान कर देने वाला था कि जो लड़की अपने भाई या फिर अपने चाचा के साथ जा रही है, कैसे मंचलों की इतनी हिम्मत पड़ गई कि उसे रास्ते में छेड़ रहे हैं, उसके साथ छेड़खानी कर रहे हैं, गाड़ी को बार बार ओवरटेक करने की कोशिश की जा रही थी और आखिरकार गाड़ी गिर गई, गाड़ी ने अपना संतुलन खो दिया और इसके बाद सुदीक्षा भाटी की मौत हो गई। अब ये कहा जा रहा है कि इस मामले में जांच की जाएगी, जैसा कि हर मामले में कहा जाता है कि हम जांच करेंगे, जो भी आरोपी है उन्हें पकड़ा जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारे सीएम हर मामले पर नजर रखते हैं, किसी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। हर बार हर मामले में कुछ इसी तरह के बयान सामने आते हैं और अब तो ये बयान रट से गए हैं। ऐसा लग रहा है कि बस रटी रटाई बातें बीजेपी के प्रवक्ताओं नेताओं की तरफ से की जाती है। यहाँ तक कि पुलिस भी अब रटे रटाए बयान ही देती है, कोई नया बयान उनके पास नहीं होता है, किसी तरह की कार्रवाई अब ऐसी नहीं दिखती है जिसको देखकर कहा जा सके कि हाँ वाकई में ये उदाहरण यूपी की पुलिस ने पेश किया है, ताकि जो कानून व्यवस्था है वो स्वस्थ हो चुके, दुरुस्त हो चुके। लेकिन इस तरह का अब कुछ भी होता हुआ यूपी में नजर नहीं आ रहा है। वाकई में यूपी में रामराज की जगह जंगल राज स्थापित होता हुआ नजर आ रहा है। अब ये सरकार को देखना है, पुलिस व्यवस्था को देखना है, कानून को देखना है कि किस तरह से प्रदेश के हालातों को सुधारा जाए। और इस खबर पर चर्चा के लिए फिलहाल कांग्रेस के प्रवक्ता खटीक जी भी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, जो कुछ भी हुआ यूपी में, आज आपको पता होगा बुलंदशहर में एक बच्ची की मौत हो गई है। 17 साल की बच्ची थी, मनचले उसे छेड़ रहे थे, लेकिन आखिरकार सड़क दुर्घटना हुई और उसकी मौत हो गई। अब देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे, उनका ये कहना था सर कि ये जो मामला है इसे घुमा फिरा कर पेश किया जा रहा है, मंचलों ने छेड़खानी की, इस बात को अभी एडमिट करने से इनकार कर रही है। देखिए मैडम, इसमें हेलो जी जी सर, आवाज आ रही है आपकी मेरी आवाज आ रही है जी मैडम? जी हेलो जी सर बोलिए। इसमें मेरा बहुत छोटा सा एक कहना है कि शायद मेरे साथी भाजपा के जो प्रवक्ता हैं उन्हें जनपद बुलंदशहर की पूरी डिटेल जानकारी नहीं है जी। लेकिन इस सप्ताह के अंदर आप ये देखिए, जनपद बुलंदशहर के कितने नाबालिग बलात्कार हुए, कितने दो अपहरण हुए, 2 हत्याएं हुई हैं, और आज ये मंचलों वाली जो बात है वो सच्चाई है। और बात तो यही है ना सर, ना सिर्फ एक हफ्ते के, पिछले 2 महीने का हम रिकॉर्ड उठाकर देख लें, इतना ज्यादा अपराधों का ग्राफ बढ़ा है, लेकिन कोई तैयार ही नहीं है जिम्मेदारी लेने को। अगर सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं लेगी, पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा, तो कैसे हालात सुधरेंगे? क्या हमेशा टोपी इधर से उधर पहनाने का ही काम किया जाएगा? बिल्कुल, मैं आपसे यही तो बात कह रहा हूँ। मेरा जो जवाब है मैडम, वो आपने खुद दे दिया। आपने मेरा जवाब, यही बात मैं कह रहा हूँ। ये देखिए भाजपा सरकार के अंदर क्या हो रहा है, इसमें टोपी पहनाने वाला, इसमें कोई बात नहीं है। भाजपा सरकार कर क्या रही है ये देखिए। यहाँ 7 सीटें जनपद बुलंदशहर के अंदर 7 विधायक हैं, वो भाजपा के हैं, यहाँ के सांसद भाजपा के हैं जी। तब ये भाजपा के लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। और जो मर्डर है इसमें एक मर्डर है, जो जाति से वो लोधी हैं, उनका जो मर्डर वो भाजपा के ओबीसी के अध्यक्ष हैं जिन्होंने कराया, जिन पे मुकदमा दायर हुआ है जी। तो आप ये बहुत ज्यादा जरूरत है और सरकार को अपनी जिम्मेदारी समझनी ही होगी, तभी जाकर हालात सुधर पाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का ये मामला हमने आप तक पहुंचाया, जहां एक छात्रा की आज मौत हो गई है। जानकारी ये मिली है कि छात्रा अपने चाचा या फिर भाई के साथ जा रही थी, इसी दौरान पीछे से कुछ मनचले बाइक सवार युवक आए, लगातार गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे थे और इसी आपाधापी में आखिरकार छात्रा की जो स्कूटी है वो फिसल गई और सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। अब बीजेपी
जो है ये कह रही है कि इस मामले में जांच पड़ताल की जाएगी। हालांकि जो डीएम और एसपी हैं उन्होंने कहा है कि छेड़खानी जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो हम उसकी जांच करेंगे। और उनके इस कथन से ही पता लग रहा है कि वो इस मामले को लेकर कितने गंभीर हैं। फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले में छात्रा को न्याय जरूर मिले और साथ ही उत्तर प्रदेश में ऐसा माहौल बनाया जा सके जहां बेटियां खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।